आज की आपने ये तस्वीर देखी, राहुल गांधी पहुंचे हरियाणा के झज्जर के छारा गांव के उस अखाड़े में जो बजरंग पूनिया का शुरुआती अखाड़ा है सोनिया। और हम जानते हैं बजरंग पूनिया हो, साक्षी मलिक हो, ये रेसलिंग से जुड़ा जो बहुत बड़ा प्रदर्शन कई महीनों से हम देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि मेडल वापसी हो रही है, तो उसके सेंटर पॉइंट जो मेन किरदार बने रहे वो बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक। ऐसे में डिबेट शुरू हो जाती है, जाट नॉन जाट पॉलिटिक्स की हरियाणा में छिड़ जाती है। इसीलिए ये ग्राफ हम ले आए हैं यहाँ पर, हरियाणा का जाट फैक्टर। हरियाणा में कितने जाट? लगभग 23%, नॉन जाट 77%। आपसे सोनिया बात करेंगे, खासतौर पर आप हरियाणा तक जो है वो पूरा कवर करती हैं। इन रेसलर्स की सोनिया इसलिए बात हो रही है क्योंकि हमने देखा पहले प्रियंका गांधी इनसे मिली, साक्षी मलिक से मिली, बजरंग पूनिया से मिली। अब राहुल गांधी उस अखाड़े में पहुंच जाते हैं जो बजरंग पूनिया का शुरुआती अखाड़ा था। तो लोगों का ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? ये जो करीबी दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी के साथ, क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है जैसे आरोप लगते हैं? अब हमें इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। आपको याद हो कि बृजभूषण शरण सिंह बहुत सारे जो आरोप हैं वो पहलवानों पर भी लगाते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उनकी दो बातों को सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। बृजभूषण शरण सिंह पहले ये बोलते हैं कि ये किसी विशेष जाति के हैं, इनके एक पूरी कम्युनिटी को यानी जाट समुदाय को वो बोलते हैं कि ये तो सिर्फ जाटी पहलवान हैं। बृजभूषण शरण सिंह फिर जो एक कम्युनिटी को घेरने के बाद फिर ये कहते हैं कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये जो पूरा प्रदर्शन है, ये पहलवान यहाँ पर आए हैं, मुझ पर जो आरोप लगाए हैं इनके पीछे कोई बड़ी वजह, कोई बड़े लोग हैं। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का नाम बृजभूषण शरण सिंह बड़े खुलकर लेते रहे हैं। एक और बात बोलते हैं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, हालांकि बिजनेसमैन का नाम उन्होंने अभी तक नहीं बताया है, लेकिन खुलकर ये कहते रहे कि एक कम्युनिटी के हैं। दूसरी बात ये कहते रहे हैं कि ये भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के कहने से प्रोटेस्ट इन पहलवानों ने शुरू किया है, या ये उनके ही इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, या फिर उनके सपोर्टर हैं। तो फिर आगे जिस तरह से प्रोटेस्ट चलता रहा है उसमें हम लोगों ने देखा कि जनवरी में अमित शाह के साथ मुलाकात होती है पहलवानों की। बबीता फोगाट, जो कि हम ये माने कि विनेश फोगाट की ही बहन है, वो भी यहाँ पर आती हैं, आश्वासन देती हैं। तो बीजेपी नेताओं की ओर से एक तरह से आश्वासन दिया गया इन पहलवानों को जनवरी में। अब जिस तरह से 21 तारीख को WFI का चुनाव होता है, प्रधान चुने जाते हैं संजय सिंह। 21 की शाम को ही हमने देखा कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली आकर। साक्षी मलिक बड़ी इमोशनल होकर बोल देती हैं कि वो कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। ठीक इनके बाद वो मिलने जाती हैं भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा से। इनके बाद प्रियंका गांधी से मुलाकात होती है बजरंग पूनिया की, साक्षी मलिक, उनके साथ कई और पहलवान थे जो कि प्रोटेस्ट में उनके इर्द गिर्द रहे हैं। फिर जो तस्वीरें जो सामने आई वो इस तरह की तस्वीरें सामने आई कि क्या पहलवान कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। अब क्यों हमेशा से इस प्रोटेस्ट के शुरू होने से लेकर अब तक बृजभूषण शरण सिंह या फिर जो इर्द गिर्द जो लोग सवाल पूछने वाले हैं वो ये सवाल कहते रहे हैं कि क्या पहलवान राजनीति कर रहे हैं, क्या पहलवान कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, इनको कांग्रेस की ओर से इतना सपोर्ट क्यों दिया जा रहा है। यहीं पे एक लेमैन अगर अपनी नजर से देख रहा है एक आम आदमी, वो ये सवाल का जवाब जानना चाहेगा कि हाल में हमने देखा कि WFI का चुनाव हुआ, संजय सिंह प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन सस्पेंड कर दी गई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से। तो लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं, तो ये जो मेडल वापसी है या फिर ये कांग्रेस पार्टी से जो मिलना जुलना है, ये क्यों हो रहा है? मतलब अंत गोल क्या है इन रेसलर्स का? क्या ये राजनीति की तरफ ही बढ़ते आपको नजर आ रहे हैं अभी भी? पहलवानों से जब ये बार बार, जैसे मैं भी सवाल पूछती रही हूं कि आप पर इस तरह का आरोप है कि आप कांग्रेसी नेताओं के इर्द गिर्द ज्यादा नजर आते हैं। दिल्ली में प्रोटेस्ट था तो हमने बहुत कम आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर नजर आए, बहुत कम आम आदमी पार्टी के नेता हमने वहां पर देखे। तो पहलवानों का भी बार बार ये कहना रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो उन्हें सपोर्ट कर सकता है वो उनके पास जाएंगे, एक बार नहीं वो 1000 दफा जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हमें ये देखना होगा कि जो इतने दिनों से, लगभग 1 साल से जो प्रोटेस्ट चल
रहा है, इससे क्या कांग्रेस को फायदा हो रहा है? अगर वो पहलवानों के प्रोटेस्ट में खड़े भी हैं तो क्या उनको फायदा हो रहा है? और अगर बीजेपी के खिलाफ अगर ये प्रदर्शन हो रहा है तो बीजेपी को इससे कितना नुकसान है? फिलहाल हरियाणा में आपने देखा कि राहुल गांधी पहुंचते हैं, छारा गांव का वो अखाड़ा है, बजरंग पूनिया उस अखाड़े से अपनी कुश्ती सीखे हैं। एक दो और पहलवान हैं जो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, दीपक पूनिया, उनका तो बल्कि मेडल भी आया था। तो उस अखाड़े में राहुल गांधी पहुंचते हैं तो एक बार फिर से कि छारा जो गांव है, आप देखेंगे कि रोहतक से थोड़ा सा सटा हुआ भूपेंद्र हुड्डा का इलाका है वो। इससे पहले भी जब राहुल गांधी हरियाणा गए थे तो वो इलाका भी किसानों के साथ आपने तस्वीरें देखी थी, वो भी बड़ौदा विधानसभा के अंदर आता था, वो भी भूपेंद्र हुड्डा का ही पूरा क्षेत्र है, पूरा एरिया है। तो एक तरह से जो बातें ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार कहते आ रहे हैं कि ये एक ही कम्युनिटी के पहलवान हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के सपोर्ट में उतरने वाले पहलवान हैं। तो जिस तरह की बातें ब्रजभूषण शरण सिंह कहते आ रहे हैं, तो और साथ साथ ये जो तस्वीरें लगातार पहलवानों के साथ जो चलती आ रही हैं, तो इनको देखते हुए भी लोगों के जहन में भी कई सारे सवालात रहे कि क्या पहलवान राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस इन्हें क्यों सपोर्ट कर रही है, जो ये ब्रजभूषण शरण सिंह के भी जो आरोप पहलवानों पर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, एक बात यहाँ ये भी आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इनकी नजदीकी देखने को मिल रही है, तो फिर जब संसद चली तो मामला कहाँ ये था? सवाल बिल्कुल पूछा जाता है कि कांग्रेस भी फिलहाल की अगर हम परिस्थिति देखें तो इन्हें एक राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हमने कभी भी कोई प्रोटेस्ट सड़क पे कांग्रेसियों का इस तरह से नहीं देखा कि भूचाल मचा हो। सिर्फ इस तरह का रहा कि वो आए हैं, 5 घंटे उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर वापस चले गए हैं। यहाँ पे भी पहलवानों के प्रोटेस्ट में आप देखिए बहुत सारे खापों के जो लोग हैं जिनसे मैंने भी बात की, वो कह रहे थे कि ये जो कांग्रेसी हैं या जो नेता हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, 4-5 दिन वो बैठे यहाँ पे, उनके पास तो तमाम चीजें हैं, बड़े बड़े लाभ लश्कर हैं, उनसे तो पहलवानों को फायदा ही मिलेगा कि कोई नेता यहाँ पर बैठे हैं, 4 दिन बैठे हैं, 5 दिन बैठे हैं, 6 दिन बैठे हैं, असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये कांग्रेस भी फिलहाल जो कर रही है ना, ये बड़ी ठंडी ठंडी और नीचे नीचे लेवल की राजनीति कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहलवानों को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा निधि, यहाँ भी मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि आपने बताया कि रेसलर्स इस वक्त कहाँ खड़े हैं, पहलवान कहाँ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस वक्त कैसी नजर आ रही है, लेकिन फायदा इस बीच कौन लेके जा रहा है? फायदा बीजेपी लेके जा रही है। वो मैं क्यों, आप देखिए कि जब पहलवानों का प्रोटेस्ट था, पहलवानों की मांग एक बार नहीं मानी गई, आश्वासन दिया गया। आप देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह, पहलवान उनसे मिलते हैं, एक बार नहीं कई दफा मिलते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एक बार नहीं कई बार मिलते हैं। उनके साथ बबीता फोगाट भी मिलती हैं जो कि बीजेपी नेता है हरियाणा में। इतनी सारी मुलाकातें और इतने कद्दावर नेताओं के साथ, और फिर भी पहलवानों की मांगे नहीं मानी गई, सिर्फ आश्वासन 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 दिया गया। फिर अब जब पहलवान आते हैं तो अब फिर से उनकी मुलाकात देखिए आपके अनुराग ठाकुर साहब से होती है। पहलवान ये भी बोलते हैं कि हमने तो अमित शाह से ये कहा था कि देखिए जी हमारी इतनी सारी मांगे, एक मांग ये भी कि WFI में ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पहलवान अपनी मांग शुरुआती चरणों से ही बताते रहे और किसी छोटे मोटे नेताओं को नहीं। अनुराग ठाकुर क्या छोटे शख्स हैं? पूरा जो खेल तंत्र है आप देखिए कि उनके आदेशों से चलता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनसे भी वो मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विनेश फोगाट पहले भी जैसे उन्होंने कई बार जिक्र किया है कि वो उनसे मिल चुकी हैं, अपनी मांगों के बारे में वो विस्तार से बता चुकी हैं। तो देश की राजनीति में जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं उन तक पहलवानों की मांगे हैं, और इतनी सत्ता, इतनी पावर उनके हाथ में कि अगर वो चाहेंगे तो एक बार में उनकी तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। लेकिन आश्वासन दिया गया। फिर इसके बाद अब जब पहलवानों ने एक बड़ी अभी तक की जो सबसे बड़ी मांग हम कह सकते हैं कि जो चुनाव हो चुका है उसका परिणाम बदलवा दिया, तो इसे हम माने किसान आंदोलन से हम रिलेट कर सकते हैं। जब आपने देखा होगा कि जब किसान 13 महीने यहां पर बैठे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानूनों को वापस ले लेते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं कि देखिए जी कानून तो वापस हो गए हैं, हमने मोदी सरकार को झुका दिया या सरकार ने हार मान ली। इस तरह की तमाम बातें किसान बोलते हैं हरियाणा, यूपी, पंजाब के या जहां जहां से जो किसान आए थे। लेकिन क्या किसानों की मांगे पूरी हुई? नहीं हुई। सरकार फिर उसके बाद एक कमेटी गठित कर देती है। कमेटी को लेकर किसी तरह के, जैसे राकेश टिकैत बताते रहे, कि कोई चर्चा नहीं हुई है। उसी दौरान यूपी में इलेक्शन था, पश्चिमी यूपी, हम मान ले कि वहां पर तकरीबन 27 से 30 सीटें ऐसी हैं कि जिन पर
जाट जीत और हार की जो तस्वीर है वो बदल देते हैं, या उन्हीं का ही हम माने कि ज्यादा बाहुल्यता है इन सीटों पर। जब यूपी का चुनाव था, आपने देखा कि यूपी में भी अमित शाह जाते हैं, जाटों के साथ वो मुलाकात करते, जाट नेताओं से मिलते हैं। तो इसे आप ये ना माने कि जो चुनावी तौर पर जो चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और सरकार जो पहलवानों की मांगों पर चाहे कितना ही आश्वासन देती रही हो, वो अपना भी फायदा, नफा, नुकसान तमाम चीजें देख रही है। और अब मैं बीजेपी को फायदा होने की बात मैं क्यों कह रही हूँ निधि, एक सेकंड सोनिया, हम बात करेंगे बीजेपी को कैसे फायदा हो रहा है। एक सवाल ये कि हम अखाड़े की खूब बात कर रहे हैं, जो 2024 का अखाड़ा है उसमें ये जो जाट वोट बैंक है, क्या पहलवानों के कांग्रेस के साथ जो करीबी देखने को मिल रही है, या कल को हो सकता है अगर ज्वाइन भी कर ले कांग्रेस पार्टी, उससे क्या 2024 के अखाड़े में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है जाट वोट बैंक के मामले में? अब आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी इन पहलवानों के लिए कहां खड़ी हुई है, हमें तो कहीं भी नजर नहीं आई। राजनीतिक तौर पे अगर हम बात करें, ये ट्विटर पे बयान दे दिया, यहाँ अखबार में बयान दे दिया, इनसे काम नहीं चलता। वो नेता हैं, वो एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, कहीं भी उनकी आवाज उठा सकते हैं, भाषणों से और बयानों से राजनीति तय या कोई भी फैसला तय नहीं होता है। अब इनसे साल 2024 के अगर मैं चुनाव की बात करूं तो आप देखिए कि हरियाणा में फिलहाल जाट और नॉन जाट इस तरह की राजनीति गर्मा चुकी है। चाहे आप उसे सोशल मीडिया पे देख लीजिए, जो बड़े बड़े पेज होंगे अलग अलग जातियों के, उनमें आप देखिएगा कि सब अपनी जाति के लिए झंडा उठाए हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की जो जाति है उनके लोग, उस जाति के लोग अपना ही झंडा उठाए हुए हैं। इधर से पहलवानों को लेकर जो जाटों के जो बड़े बड़े पेज हैं उन पर भी आप अलग अलग रिएक्शंस देखिएगा कि हम बीजेपी को खत्म कर देंगे, बीजेपी को धूल चटा देंगे। लेकिन इसके इतर जो धरातल का जो सच है वो ये है कि जब पिछली सरकार रही तो हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को जाटों ने वोट नहीं दिया, बीजेपी को जाटों ने वोट दिया। अब की भी जो परिस्थिति है, बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अप्रत्यक्ष तरीके से हरियाणा में जाट नॉन जाट फिलहाल जिस तरह से हो रहा है तो उसे एक फायदा उठाने की कोशिश की है, और इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होते नजर आ रहा है। अब आप देखिए कि कांग्रेस जो दावा कर रही है कि वो सत्ता में आएगी या वो राज बनाएंगे, लेकिन कैसे होगा? क्या सिर्फ जाट वोटरों के सहारे हो जाएगा? और आप देखिए कि ये पहलवान कभी भी हमने किसान आंदोलन से पहले किसी बड़े मंच पर बोलते नहीं देखे। इनके पीछे जनता की जो भीड़ है हमने इनके सम्मान कार्यक्रम में देखी। तो हम जो बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे हम मान ले पहलवानों का, चाहे हम मान ले किसी खिलाड़ी का, चाहे हम मान ले किसी भी एक्टर का, बहुत कम होते हैं कि जो किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं। यानी इन्हें हम सिर्फ एक चेहरे के तौर पे गिन सकते हैं, लेकिन जिताऊ चेहरे अगर कोई इनको गिन रहा है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आपने देखा होगा विजेंद्र बॉक्सर ने इलेक्शन लड़ा था, क्या हुआ? इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पे जो पहलवान चुनाव लड़े हैं, और दूर के जाएं, यहाँ बबीता फोगाट की बात करें, चुनाव हार गई थी। योगेश्वर दत्त ने 2 बार चुनाव लड़ लिया, वो भी चुनाव हार गए। तो पहलवानों को सिर्फ एक फेस, एक मुद्दा, एक मसला तो जरूर माना जा सकता है, लेकिन इनके सहारे जीत हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस पहलवानों के पक्ष में नजर आ रही है, उससे हम ये जरूर माने कि जो कांग्रेस के साथ जुड़े लोग हैं वो जरूर कह सकते हैं कि फायदा होगा, उन्हें एक मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका कांग्रेस को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक मुद्दा मिलना अलग बात है, लेकिन उससे वोट बैंक मिलना, उससे लोग जुड़ना, वो बिल्कुल अलग बात। और लोग जो जुड़ रहे हैं, आप देखिए कि बीजेपी नॉन जाट वोटरों को साधने के लिए शुरुआत से ही बड़ी कोशिश करती रही है। पिछले दिनों अमित शाह भी हरियाणा में आए थे। यही मैं बात कर रही हूँ कि बीजेपी की जो जाट नॉन जाट पॉलिटिक्स है, और इस मामले में खास तौर पर ये जो पहलवानों का मामला चल रहा है, इसमें एक लेमैन को देखने में लग सकता है कि भाजपा जो है वो नुकसान में है, लेकिन फायदे में कैसे है भाजपा इस पूरे मामले में, ये आप समझाइए। फायदे में इसलिए है कि बीजेपी शुरुआत से ही पहलवानों के लिए मना नहीं किया, किसी मांग को नहीं कहा कि आपकी मांगे गलत हैं। पहलवानों को आश्वासन दिया, अमित शाह ने आश्वासन दिया, अनुराग ठाकुर ने आश्वासन दिया, कमेटी बनाई जैसे किसान आंदोलन के दौरान बनाई थी। लोगों में ये भर दिया कि चलिए जी बीजेपी जो है वो हमारी बात मान गई है। लोगों ने अपने आप में एक तरह से जैसे किसान आंदोलन के दौरान प्राउड फील किया था, वैसे ही अब भी किया जब संजय सिंह को हटाया गया, WFI की जो कार्यकारी समिति है उसको भंग किया गया। तो अब भी ये हम ये माने कि देखो संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, तो सस्पेंशन तो कभी भी वापस आ सकता है। चुनाव अगर दोबारा होंगे तो ये इन लोगों का भी एक तर्क है ना कि उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया से चुनाव लड़ा है, तो दोबारा भी वही लोग काबिज हो सकते, वही भी आ सकते। बीजेपी ने कभी नहीं नकारा, बीजेपी ने हमेशा फायदे और नुकसान की राजनीति को देखते हुए इस पूरे प्रोटेस्ट को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। अब आप देखिए कि बीजेपी को फायदा होते किस तरह लग रहा है।
ये जो पूरा आश्वासन का जो बीजेपी ने खेल किया है शुरुआत से लेके अब तक का, क्योंकि बीजेपी जानती है कि फिलहाल जो उत्सुकता में जो लोग हैं, जो इनका ये कहना कि पहलवानों की जीत होती जा रही है, आप पक्का ये देखिए कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक आश्वासन मिलते रहेंगे। अच्छा, ये जो आप खेल की आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने शुरुआत ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो सस्पेंड कर दिया डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी उस खेल का हिस्सा है। वो उन खेल का हिस्सा तो हम कहें कि नहीं है। चुनाव हुआ, किसी भी प्रकार की धांधली वहां पर नहीं हुई, चुनावी प्रक्रिया पर किसी तरीके को कोई सवाल नहीं हुआ, लेकिन यहां पर मसला क्या रहा, ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबे वाला पोस्टर मसला रहा यहां पे। अब इसके बाद पहलवान अगर बिल्कुल शांति से बैठते तो हो सकता है कि ये जो संजय सिंह बने हैं प्रधान, ये प्रधान ही रहते और हो सके कि अभी जो कुश्ती की जो चैंपियनशिप होनी थी वो भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहलवान पहुंचते हैं, अपना विरोध जाहिर करते हैं, बीजेपी फिर दोबारा देखती है, एक इमोशनल कार्ड फेंकती है कि चलिए ठीक है, अब जो पहलवान आए हैं इनको जी किसी न किसी तरह से अब संभाला जाए, देखा जाए परिस्थिति को, दोबारा फिर से आश्वासन दे दिया जाता है ना। और डब्ल्यूएफआई की जो कार्यकारिणी उसको एक तरह से भंग कर दिया जाता है। तो अब देखिए हरियाणा में लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा, जो दूसरे राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, तो उससे एक तरह से हरियाणा के बीजेपी नेता भी कॉन्फिडेंस में है। और लोकसभा का जो चुनाव होता है, हम ये माने कि जो लोकसभा क्षेत्र है हरियाणा के वो ज्यादातर शहरी हैं, वहां पर हम यहाँ पर ये माने कि जो नेशनल पॉलिटिक्स में या जो केंद्र में अलग अलग राज्यों में जो चीजें हुई हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के पास जो बड़ा मसला है वो ये है कि हरियाणा में जो सरकार बनते बनते जो एक माने के सीटें 47 जो है वो करनी है बीजेपी को, तो उनके लिए सबसे बड़ा टास्क है बीजेपी के पास, और उसी टास्क को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से जीतने के लिए बीजेपी ये इमोशनल कार्ड चल रही है, या फिर ये कहें आश्वासन का कार्ड चल रही है। इमोशनल इस तरह से कि चलिए जी आश्वासन दे देंगे, पहलवान जो है वो सोच लेंगे चलिए जी सरकार ने हमारी इतनी मांग मान ली, लोग भी इमोशनल हो जाएंगे कि देखिए जी बीजेपी ने तो पहलवानों की मांग मान ली, हम जीत गए हैं। तो एक तरह से बीजेपी का हम ये माने कि चुनावी एक तरह से पूरा माहौल जो क्रिएट हो रहा है, बीजेपी उसके भीतर फायदा उठाने की शुरुआत से इस प्रोटेस्ट में कोशिश कर रही है। जी सोनिया, और एक बार के लिए अगर हम मान भी लें कि पहलवानों के प्रोटेस्ट से या पहलवानों की करीबी से कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है, जाट वोट बैंक जो है उनकी तरफ आ सकता है, जो 23% लगभग हम दिखा रहे हैं, लेकिन अगर ये नॉन जाट साथ नहीं आएगा तो कांग्रेस को क्या फायदा? कांग्रेस को वही तो सवाल है कि कांग्रेस इस मसले में केवल एक मुद्दा बनाकर रह जाएगी या मुद्दा लेकर रह जाएगी। कांग्रेस जन समर्थन, लोगों का समर्थन, यानी किसी कोई अगर कोई बड़ा नेता होता, उनके साथ वोट होते 7,000 8,000, पूरे एरिया के लोग होते हैं 80,000 90,000, अगर इस तरह वाला मसला होता तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस कोई बड़ा दांव खेल रही है। लेकिन यहां पर जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ बड़े चेहरे जरूर हैं, लेकिन हम वोटों की जहां पर बात करें तो वोट मिलने एक तरह से चुनावी समय में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट ये हारे हैं हरियाणा में, आप देखिए वो क्या कम पहलवान रहे हैं या उनका नाम क्या कम रहा है इंटरनेशनल लेवल के। इन चेहरों का वोटों में तब्दील होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कांग्रेस इसे सिर्फ एक मुद्दा बना सकती है, लेकिन इनके जरिए हम ये कहें कि चुनावों के दौरान बस वो भी पोस्टर पैम्पलेट इनके जरिए हो सकते हैं। लेकिन यही कारण है जो आप कह रहे थे कि बहुत खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं दी इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल 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 राजनीतिक टूल एक तरह से कांग्रेस भी विपक्ष के तौर पर हरियाणा में कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाई है। कांग्रेस के पास भी अपने लिए बताने में या अपनी एक परफॉर्मेंस तय करने में हम माने कि कुछ खास आंकड़ा भी कांग्रेस के पास है नहीं। में बने हुए हैं, ये रणदीप सुरजेवाला का है, ये कुमारी शैलजा का, राहुल गांधी की यात्रा हुई तब हम माने कि एक हौसला कांग्रेसी नेताओं के भीतर आया था। लेकिन यात्रा का जैसे जैसे हम देख रहे हैं इम्पैक्ट बिल्कुल खत्म हो रहा है। हमने बहुत कम नेता देखे जो कि सड़कों पर उतरे थे, कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा। हरियाणा में बेरोजगारी, इस तरह के कितने सारे मुद्दे मसले हैं, लेकिन कांग्रेसी नेता बहुत कम, विपक्ष बहुत सुस्त है हरियाणा का, और इसका नहीं मान सकते। देखिए जैसे ये नॉन जाट वोट बैंक है, ये नॉन जाट वोट बैंक
कांग्रेस के अंदर किस तरह से जाएगा, कांग्रेस इसके लिए क्या करेगी। बीजेपी इसके लिए पहले से कर रही है। अगर कांग्रेस चाह रही है कि पहलवानों के सहारे वो सत्ता तक पहुंच पाएंगे या पहलवानों के सहारे वो अपना वोट, पहलवानों के साथ देखिए दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, यही आपको नजर आए। कुमारी शैलजा कहां थी, किरण चौधरी कहां थी, रणदीप सुरजेवाला नजर आए, क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि उनका जो एक पॉलिटिक्स है, नेशनल लेवल की वो पॉलिटिक्स करते हैं, है ना। लेकिन जो दूसरे खेमों के जो नेता हैं वो हमें कितने नजर आए। अगर कांग्रेस से वोट लेने की ही बारी है, या हम मान ले कि कांग्रेस अगर ये चाहती है कि इन पहलवानों के सहारे हम सत्ता तक पहुंच पाएंगे या इस मसले के सहारे हम पहुंच पाएंगे, तो वो भी इतने बहुत एक्टिव होकर वो भी कहां नजर आए। सिर्फ दो चेहरे, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, बार बार इनका नाम आता रहा। अच्छा सोनिया, अंत में एक सवाल ये कि इस पूरी हमने चर्चा की पहलवानों का प्रदर्शन, उसमें पॉलिटिसाइजेशन, सब कुछ बात की, प्रदर्शन अब भी चल रहा है क्या? प्रदर्शन पहलवानों का हम ये माने कि अलग अलग जो खापे हैं, जो छोटे छोटे वो किसी न किसी तरह के कार्यक्रम कराती रही हैं हरियाणा में। और आप खापों का भी अगर आप जिक्र करेंगे तो इसमें अलग अलग जातियों की खापें होती हैं। तो ज्यादातर जो जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं या जो किसी कम्युनिटी विशेष की, या चाहे मैं जाट कम्युनिटी की बात कहूँ, तो वहीं पर ही इन पहलवानों को बुलाया गया है, या फिर हम ये माने कि उन्हीं के ही कार्यक्रमों में ये पहलवान शामिल हुए हैं। इनका जो प्रोटेस्ट, हम ये बोल सकते हैं कि पहलवानों ने ये जो प्रोटेस्ट किया है ये बहुत एक्टिव होकर किया शुरुआती तौर पे। फिर जब मामला कोर्ट में पहुंच गया तो ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह कहते रहे कि इनके पास तो सबूतों की तो कमी है। फिर ये खिलाड़ी अपने खेल में जम गए, खेल में चले गए, कोई हारा कोई जीता भी। उसके बाद अब जिस तरह से WFI काम कर रही है, ये लगातार उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो हम ये भी माने कि पहलवानों की ओर से बार बार सड़क से उठना, कोर्ट में जाना, फिर अपने खेल में लग जाना, तो ये भी उनके लिए बहुत, हम ये कहें, फायदे वाली बात है नहीं कि WFI कुछ कर रही है, उनकी ओर से कुछ कहा जा रहा है, फिर ये लोग सवाल उठा देते हैं। तो प्रोटेस्ट भी जो है वो लगातार किया जाना चाहिए था। पहलवान भी बीच बीच में बड़े सुस्त से नजर आए, इतने कोई कमेटी कोई अपना निर्णय सुना देती है, फिर ये आके उसका विरोध कर देते हैं। तो पहलवानों का जो प्रोटेस्ट है, अब कहें कि अब प्रोटेस्ट तो हालांकि जारी नहीं है, लेकिन आगे जिस तरह से जो लगातार गतिविधियां हो रही हैं, उनको लेकर भी पहलवान संतुष्ट नहीं होंगे, ऐसा इस तरह की तस्वीर फिलहाल हम मान सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो चीजें रही हैं, जो तमाम निर्णय रहे, चाहे वो PT उषा की ओर से कुछ भी कहा गया हो, उनकी ओर से कुछ भी तय किया गया हो, या पूरी कमेटी ने, उनसे वो संतुष्ट नजर आए ही नहीं है। कुछ वक्त में अगर 2024 का चुनाव है, हम जानते हैं हरियाणा में चुनाव है, हम जानते हैं, हैरानी नहीं होगी इस बात पे अगर ये पहलवान कांग्रेस पार्टी की तरफ उनके साथ हाथ में हाथ डाले नजर भी आए कुछ वक्त में? हैरानी नहीं होगी इसमें? ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ भी हम ये माने कि पहलवान हमें चुनावी समय के दौरान खड़े नजर आए थे। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट एक बार जंतर मंतर पर मुझे ये कहती नजर आती हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह उनसे जबरदस्ती वोट मंगवाया करते थे। तो ये भी माने कि पहलवानों का जो राजनीतिक सोच है ना, वो अभी इन लोगों ने अगर प्रोटेस्ट किया है, इन लोगों ने राजनीति को, इन लोगों ने राजनीति किस तरह से चलती है, नेता किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से बयान देते हैं, उनके बयानों का मतलब क्या है, वो अभी सोचना शुरू किया है। और ये जो आजकल जो गतिविधियां हो रही हैं, वो देख के समझ नहीं आ पा रहा कि किस दिशा में ये पूरी कहानी अब जा रही है। कल विनेश फोगाट ने जो है, उन्होंने भी ऐलान बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो पहलवानों का एक तो हम ये भी माने कि राजनीतिक तौर पर पहलवान पहले से ही इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। राजनीति की समझ या नेताओं की समझ या राजनीति किस तरह से चलती है, 2.5 चाल, 2 चाल, 3 चाल, 4 चाल, उसके बारे में वाकिफ नहीं थे। अब आप पहले देखिएगा, मुझे याद है कि जब साक्षी मलिक का मेडल था तो साक्षी मलिक कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीती थी, तो वो दीपेंद्र हुड्डा के गले में डाल देती हैं साक्षी मलिक किसी कार्यक्रम के दौरान। तो हम ये माने कि पहलवानों के लिए कभी राजनीति या ये पार्टी या वो पार्टी, इस तरह का मसला कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि चलो कांग्रेस हमें सपोर्ट कर रही है तो हम कांग्रेस के ही सहारे हो लें, लेकिन ऐसा फिलहाल तक तो नहीं लग रहा है कि पहलवान किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल जो माहौल बना हुआ है, राजनीतिक तौर पर पहलवानों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। पहलवानों का जो भविष्य, एक तरह से हम ये भी माने कि वो बड़ा क्वेश्चन मार्क वाला हो जाएगा। फिर क्या करना क्या चाहते थे? और बिल्कुल यही सवाल मैं भी इसी पर बात करना चाह रही थी कि सवाल फिर महीनों का जो प्रदर्शन रहा उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा अगर राजनीति 2024 चुनाव के पहले खास तौर पर अगर रेसलर्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं कांग्रेस पार्टी या। लेकिन इससे ये जरूर तय है निधि कि इस
प्रोटेस्ट से पहलवानों ने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने राजनीति भी सीखी है कि नेता किस तरह से बयान देते हैं। पहल जब मेरी पहलवानों से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमें तो कोई एक बार आश्वासन दे दिया तो हमें लगा कि चलो ये तो पूरा ही कर देगा, लेकिन ये तो पूरा ही नहीं कर रहे, एक बार दो बार तीन बार आश्वासन ही दे रहे। तो बीजेपी ने अपनी सीधी वही राजनीति चली है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूं कि चुनाव आएंगे, चुनावों के दौरान फिर कोई आश्वासन देंगे और फिर वोट लेंगे। जैसे किसान आंदोलन का बार बार हम उदाहरण दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी माफी मांगते हैं, आप देखिए माफी उन्होंने मांगी, फिर उनके बाद कमेटी बनाई, फिर माफी मांगना ही बहुत हम ये कहें बड़ा शब्द है और एक अच्छा सभ्य तरीका भी है। हम इन दोनों चीजों को ले सकते हैं, राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक लिहाज से भी। अगर हम बड़ी पिक्चर में अगर बात करें, अंत में बड़ी पिक्चर पर बात करेंगे, इस पूरे मसले में फायदे में कौन और नुकसान में कौन? इस पूरे मसले में फायदे में फिलहाल तक जो हरियाणा की तस्वीर है, बीजेपी लगती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल करती हुई बार बार नजर आई है किसान आंदोलन के दौरान और अब भी, क्योंकि दो बड़े आंदोलन हुए हैं और दोनों बड़े आंदोलनों से हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली के भी कुछ जाट क्षेत्रों की बात करें तो जाट वोटरों को साधने के लिए या उन वोटरों को अपने हिस्से लेने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना डैमेज कंट्रोल किया है। जब चुनाव आने हैं तब आश्वासन देना है, जब चुनाव होने हैं तो वहां के जाट नेताओं के साथ मिलकर आपको उनकी जय जयकार बोलनी है, अलग अलग प्रदर्शन, अलग अलग कार्यक्रमों में जाना। जैसे अमित शाह भी यूपी में गए थे। तो अब आप देखेगा कि हरियाणा के जो जाट नेता हैं उनको लेकर भी बीजेपी कितनी संजीदगी जाहिर कर रही है। एकदम आप देखना कि केयर होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल लेते हैं। मिमिक्री वाला मसला हुआ, राहुल गांधी इन्वॉल्व हो गए, कांग्रेस नेता वीडियो बना रहे थे वो वहां पर, तमाम बीजेपी का समर्थन करने वाले कार्यकर्ता हो, लोग हो, जाट समर्थक जो थे वो वहां पर पहुंच गए, प्रोटेस्ट करने लगे कि अपमान हुआ है जगदीप धनखड़। इससे हरियाणा की जाट पॉलिटिक्स कैसे अफेक्ट होती नजर आती? इससे जो बयान दिए जाते हैं उन बयानों से हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है एक तरह से वो बहुत कम इफेक्ट होती नजर आई है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, आप देखिए कि जैसे कोई प्रोटेस्ट हो, जब बयान दिया जाए तब वो मायने रखता है। जैसे जाट आरक्षण आंदोलन था तो तब राजकुमार सैनी ने, हरियाणा के सीएम ने भी एक बार बयान दिया था कि हरियाणा के जो लोग हैं वो कंधे से ऊपर थोड़े थोड़े खाली होते हैं। तो इस तरह के जो बयान है, इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, ये जो माहौल सरकार के खिलाफ होता है तो वो तभी काम करते हैं, बाकी तो चीजें छोड़ दी जाती हैं। जगदीप धनखड़ को लेकर जो बीजेपी से जुड़े नेता थे, उन्हीं जो नेताओं ने कोई प्रोटेस्ट किया, बाकी तो सारे लोग, जैसे राकेश टिकैत जैसे जाट महासभा के भी जो सेक्रेटरी रहे हैं युद्धवीर सिंह, वो भी कहते रहे कि वो उपराष्ट्रपति के पद पे हैं, देश के उपराष्ट्रपति। जाट अगर वो होते, किसान आंदोलन के दौरान बोलते। अगर जाटों की ही बात है, जो पहलवान है वो भी जाट है, वो तब बोलते। अच्छा, जाटों को लेकर अलग अलग तरह से जाट आरक्षण को लेकर भी मांग उठी है और भी मांग उठी है, तब वो कहां थे? तो इस तरह के जो बयान है, जो बीजेपी फिलहाल एक होती है पर्दे की बड़ी राजनीति, एक होती है बड़ी छोटी राजनीति जिसमें लोगों को आप घुमा सकते हैं, लोगों को व्यस्त कर सकते हैं, तो ये उस तरह वाली चीजें माने। लेकिन जो पहलवानों का जो मसला फिलहाल चल रहा है उसमें हम ये माने फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है निधि जी। और अंत में एक बार फिर यही वापस आ जाते हैं जहां से शुरुआत की थी, हरियाणा के जाट फैक्टर पे 23% जाट, नॉन जाट 77%। मूल सवाल हमारा ये था कि क्या कांग्रेस पार्टी को इस करीबी से, इस जो जाट रेसलर्स है उनसे करीबी से क्या कोई फायदा मिल सकता है? उसका जवाब आपने दिया कि अगर निष्कर्ष के तौर पे कि अगर पहलवानों का बड़ा चेहरा है, केवल बड़े चेहरे के नाते अगर हम किसी को भी चुनाव में खड़ा कर रहे हैं तो उनके जीत की संभावना अगर हम मान रहे हैं तो हम बड़ी गलतफहमी भी कर रहे हैं। सोनाली फोगाट एक्ट्रेस जो आज इस देश दुनिया में नहीं है, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। योगेश्वर दत्त इंटरनेशनल पहलवान, 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार हारे। बबीता फोगाट इंटरनेशनल रेसलर, चुनाव लड़ा बीजेपी से, वो भी हारी हैं। तो अगर कांग्रेस ये सोच रही है कि बड़े चेहरों को लेकर, और पहले पहलवान ऐसे रहे हैं हरियाणा के जिन्होंने आवाज उठाई है सरकार के खिलाफ, अगर उनको लेकर अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये मान लें कि वो सफल होते हुए कांग्रेसी नजर नहीं आएंगे। क्योंकि अगर कोई बड़ा नेता होता है जिनके पीछे एक बड़ा वोट बैंक होता तो बात अलग थी। और फिर अगर इस तरफ का समर्थन अगर मिल भी जाए तो नॉन जाट जो 77% है
वो आपकी झोली में तो आएंगे वो नहीं। वो क्योंकि कांग्रेस की ओर से किसी भी तरह की कोई ओबीसी वोटर्स को लेकर कोई नई जो है स्कीम नहीं आई है। ओबीसी वोटर्स को लेकर अभी कांग्रेसी अलग अलग तरह से छोटे छोटे कार्यक्रम तो कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेसी चाह रही है कि नॉन जाट वोट बैंक के बगैर वो अपना राज बना लेंगे या वो बीजेपी को टक्कर दे देंगे, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। और कांग्रेस के पास फिलहाल नॉन जाट वोट बैंक को तोड़ने के लिए कोई खास और कोई बड़ी स्कीम और कोई बड़ा प्लान है नहीं। बीजेपी ने इतने सारे प्लान्स बनाए हैं और बीजेपी के पीछे जो लगातार नॉन जाट वोट बैंक चला आ रहा है उसको तोड़ना बहुत 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 मुश्किल है। और फिलहाल इस प्रोटेस्ट को लेकर हम ये कह सकते हैं कि जो डैमेज कंट्रोल बीजेपी फिलहाल कर रही है वो 2024 में और ज्यादा अच्छे तरीके से करती हुई बीजेपी नजर आ सकती है। आश्वासन का जो खेल शुरू से अब तक जो बीजेपी खेलती आ रही है, चुनावों के दौरान हम ये मानेंगे कि एक पूरा प्लान बीजेपी का बना हमें नजर आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया। और उम्मीद करते हैं जो जाट नॉन जाट पॉलिटिक्स हरियाणा की, जिस पर हमने आपको समझाना चाहा कि जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट रहा, जो पहलवानों के प्रदर्शन रहे पिछले कुछ महीनों में, उसके परिप्रेक्ष्य में क्या इंपॉर्टेंस है इस जाट और नॉन जाट फैक्टर की हरियाणा में। अपने जो कमेंट्स है, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।